हेलो फ्रेंड्स, जीटा एक्सिस के एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और आज के वीडियो में हम देखेंगे डाइवर्जेंट बाउंड्री के बारे में। हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा था कन्वर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्री यानी जहां पे दो बाउंड्रियां एक दूसरे की ओर मूव हो रही हो। डाइवर्जेंट बाउंड्री जहां पे दो बाउंड्रीज जो है, दो प्लेट जो है वो एक दूसरे से दूर मूव हो रहे हो। तो यहाँ पे हम देखेंगे डाइवर्जेंट बाउंड्री। और हमने देखा है कि डाइवर्जेंट बाउंड्री के भी तीन प्रकार होते हैं डिपेंडिंग ऑन किस टाइप के प्लेट्स है। ओशन ओशन अगर प्लेट्स हैं, ओशन ओशन क्रस्ट है दोनों साइड, तो ओशन ओशन डाइवर्जेंट बाउंड्री हुई। फिर कॉन्टिनेंट ओशन यानी कॉन्टिनेंट और ओशन के बीच में, और फिर कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। तो आज हम ये डाइवर्जेंट बाउंड्रीज देखेंगे। हमारे पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी कन्वर्जेंट बाउंड्री कवर कर लिया है और नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है डाइवर्जेंट बाउंड्री। तो हम स्टार्ट करेंगे डाइवर्जेंट बाउंड्री बेसिकली ओशन ओशन डाइवर्जेंट बाउंड्री से। अब ये ओशन ओशन डाइवर्जेंट बाउंड्री हमने बहुत ही डिटेल में ऑलरेडी कवर कर लिया था जब हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग पढ़ रहे थे। तो इसमें भी सेम ही ये प्रोसेस है। ये एक ओशनिक क्रस्ट है, ये पूरा ओशनिक क्रस्ट एक सिंगल प्लेट है फिलहाल। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कन्वेक्शन करंट फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे मैग्मा जो है वो बहुत डीप से उठ के ऊपर आ रहा है। अब जब ये मैग्मा जो एस्ट्रोनोस्फीयर या मेंटल के बहुत ही डीपर पार्ट से आता है, यहाँ पे जब वो लिथोस्फीयर में पहुंचता है तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। इसके दो स्ट्रीम्स बन जाते हैं, दो चैनल्स में फ्लो होता है ऐसे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी बहुत डिफरेंट है। एस्ट्रोनोस्फीयर जो है उसके जो रॉक्स होते हैं उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो इवन दो वो हॉट है, वो हीटेड है, तभी भी उनकी जो डेंसिटी है वो इतनी नहीं होती कि वो सीधे ऊपर आ जाए। इसीलिए यहाँ पे वो दो स्ट्रीम में डिवाइड हो जाते हैं। अब जब ये दो स्ट्रीम में डिवाइड हो जाते हैं तो इसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे ऊपर के लिथोस्फीयर पे, लिथोस्फीयर क्या है? हमारा क्रस्ट और मेंटल, सॉलिड मेंटल, अपर सॉलिड मेंटल। तो लिथोस्फीयर पे एक डाइवर्जेंट फोर्स लगती है। ये फोर्स देख रहे हैं आप, एक फोर्स इस साइड लग रही है, एक फोर्स इस साइड लग रही है। क्यों? क्योंकि ये कन्वेक्शन करंट इधर जा रहा है और ये कन्वेक्शन करंट इधर जा रहा है। इसके कारण ऊपर के जो लिथोस्फीयर है उसके ऊपर एक रिफ्टिंग फोर्स लगती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कन्वेक्शन करंट इसी तरह चलता है। यहाँ पे हमारा मैग्मा ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है, उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है और वो नीचे चला जाता है। पूरा कन्वेक्शन सेल कंटिन्यू रहता है मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए। इसीलिए यहाँ पे आप देखेंगे कि ये फिर रिफ्टिंग फोर्स भी मिलियंस ऑफ ईयर्स तक लगेगी। यहाँ पे रिफ्ट फोर्स लगता है और यहाँ पे मैग्मा हॉट भी है तो कुछ पार्ट मेल्ट भी कर देता है वो। तो इस दोनों फोर्स के कारण ये रिफ्टिंग फोर्स और हीटेड हॉट जो मेटल है और जो मैग्मा है वो कुछ पार्ट इसका मेल्ट कर देता है। तो दोनों ही प्रोसेस के कारण इवेंचुअली क्या होगा कि मैग्मा सरफेस तक पहुंच जाता है। जब मैग्मा सरफेस तक आ जाता है तो यहाँ पे फिर वो ओशनिक क्रस्ट बनाता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मिड ओशनिक रिज बन रहा है। इस मिड ओशनिक रिज पे मैग्मा ऊपर आता है और सॉलिडिफाई होता है, उससे हमारा नया ओशनिक क्रस्ट बनता है। तो मिड ओशनिक रिज क्या है? मिड ओशनिक रिज बेसिकली ऐसे माउंटेन होगा, फिर बीच में ऐसे खाई होगी थोड़ी सी, और फिर वैसे माउंटेन होगा। तो दोनों साइड माउंटेन होते हैं और बीच में एक वैली होती है। तो क्योंकि ये रिज जैसा होता है, ये ऐसे पतला सा स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसे मिड ओशनिक रिज कहते हैं। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि माउंटेन्स बनते हैं। माउंटेन्स की हाइट सबसे ज्यादा यहाँ पे होगी और जैसे जैसे आप मिड ओशनिक रिज से दूर जाएंगे माउंटेन्स की हाइट कम होती जाएगी दोनों साइड। इसके अलावा यहाँ पे लिथोस्फीयर की थिकनेस देखिए, लिथोस्फीयर की थिकनेस बहुत कम होती है मिड ओशनिक रिज पे, लेकिन जब आप दूर जाते हैं तो इसकी थिकनेस बढ़ते रहती है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर ये दोनों अलग अलग प्लेट पे हैं तो यहाँ पे आपको फिर कन्वर्जेंट बाउंड्री देखने को मिलेगी। ये पूरा हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया तो इसको हम नहीं देखेंगे। अभी हम सिर्फ डाइवर्जेंट बाउंड्री पे देखेंगे। डाइवर्जेंट बाउंड्री पे क्या हो रहा है, मैग्मा जो है वो एस्ट्रोनोस्फीयर से सरफेस पे आ रहा है। यहाँ पे ऐसे मिड ओशनिक रिज बन रहे हैं। मिड ओशनिक रिज क्या है कि पहाड़ों की श्रृंखला है और बीच में एक घाटी है, बीच में एक वैली है, जहां से इस वैली से मैग्मा ऊपर आता है और ये दोनों साइड पहाड़ है। और यहाँ पे लिथोस्फीयर की थिकनेस भी कम है। अब अगर हम कंपेयर करें इसको कन्वर्जेंट बाउंड्री के, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंट बाउंड्री है और यहाँ पे ओशन ओशन कन्वर्जेंट बाउंड्री है। यहाँ पे जो मैग्मा आता है ऊपर, ये एक रिफ्ट वैली या फिशर से आता है। जनरली यहाँ पे फिशर वॉल्केनोज होते हैं अगर ये समुद्र के अंदर है तो। और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे वॉल्केनोज जो है वो प्रॉपर सेंट्रल वॉल्केनो कहा जाता है इनको। ये हम क्लासिफिकेशन जब वॉल्केनिज्म पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो यहाँ पे एक रिफ्ट से आता है, एक स्प्लिट होता है आपके प्लेट में और वहां से ये मैग्मा ऊपर आता है, जबकि यहाँ पे एक कोन बनता है। ये मैग्मा बहुत ही ज्यादा एसिडिक होता है। एसिडिक का मतलब क्या? सिलिका का कंटेंट हाई होना। सिलिका कंटेंट कितना होता है? 60% तक हो सकता है एसिडिक
मैग्मा में। और यहाँ पे जो मैग्मा आता है वो बेसिक होता है अपने कंपोजिशन के हिसाब से, और इसका मतलब सिलिका कंटेंट लगभग 42% के आसपास होता है। तो ये आप देख सकते हैं डिफरेंस यहाँ के मैग्मा और यहाँ के मैग्मा में। यहाँ पे जो मैग्मा आता है उसकी विस्कोसिटी कम होती है, बहुत फ्लूइड होता है, इसलिए यहाँ पे ब्लास्ट नहीं होते। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे वॉल्केनिक धमाके देखने को मिलते हैं। अब अगर हम ये मिड ओशनिक रिज के बारे में देखें थ्रू आउट अदर ओशन या थ्रू आउट दी ग्लोब, तो आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे मिड ओशनिक रिजेस आपको पूरी दुनिया में देखने को मिलते हैं, सारे ओशंस में देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं अटलांटिक ओशन का। ये हमारा अटलांटिक ओशन, और यहाँ पे आप जो अटलांटिक ओशन के बीच में जब पहाड़ों की श्रृंखला देख रहे हैं, ये कुछ नहीं, ये मिड ओशनिक रिज है। यहाँ पे आपको डाइवर्जेंट ओशन ओशन बाउंड्री है। यहाँ पे अफ्रीकन प्लेट है और यहाँ पे साउथ अमेरिकन प्लेट है। ये इस साइड मूव हो रहा है, ये इस साइड मूव हो रहा है। यहाँ पे डाइवर्जेंट बाउंड्री है। अगर हम इसको और क्लोजअप में देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा मिड ओशनिक रिज है। बीच में आपको ये रिज बीच में आपको ये वैली देखने को मिल रही है और दोनों साइड माउंटेन्स हैं। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा इस व्यू में, बीच में यहाँ पे वैली है और दोनों साइड माउंटेन्स है। माउंटेन्स की हाइट सबसे ज्यादा मिड ओशनिक रिज पे, और जैसे जैसे आप दोनों साइड मूव होंगे इन माउंटेन्स की हाइट घटते जा रही है। एक और चीज आपको यहाँ पे दिख रही होगी, यहाँ पे इस तरह के फॉल्ट्स हैं जो परपेंडिकुलर हैं या ट्रांसवर्स हैं इस मिड ओशनिक रिज के, इसे ये ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि ऐसा क्यों है। यहाँ पे हमें पूरा ये मिड ओशनिक रिज देखने को मिलता है। और अगर हम क्रॉस सेक्शन ले मिड ओशनिक रिज का यहाँ पे, तो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कन्वेक्शन करंट ऐसे जा रही है, यहाँ पे कन्वेक्शन करंट ऐसे जा रही है, रिफ्टिंग के कारण मैग्मा सरफेस पे आ रहा है, और यहाँ पे हमें नए पहाड़ या नया ओशनिक क्रस्ट देखने को मिल रहा है। ये मिड ओशनिक रिज है। और फिर ये धीरे धीरे इसी कन्वेक्शन करंट के कारण इस मिड ओशनिक रिज से दूर मूव हो जाएंगे। तो अगर हम पूरे के पूरे ओशन का क्रॉस सेक्शन ले लें, पूरे अटलांटिक ओशन है, तो यहाँ पे हमें एस्टेनोस्फीयर में कन्वेक्शन करंट देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से। यहाँ पे मैग्मा ऊपर आ रहा है, बीच में कुछ मैग्मा इस रिफ्ट से ऊपर आता है, फिर यहाँ पे आपको मिड ओशनिक रिज देखने को मिलते हैं, यहाँ पहाड़ बनते हैं, और फिर ये धीरे धीरे मूव होता है, इसलिए आपको हाइट कम होते हुए दिखेगी माउंटेन्स की। अगर हम टेक्टोनिक बाउंड्रीज देखें पूरे दुनिया की, तो ये देख सकते हैं, ये जो येलो कलर है ये आपका डाइवर्जेंट बाउंड्री है, जो रेड कलर में है वो कन्वर्जेंट बाउंड्री है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये डाइवर्जेंट बाउंड्री आपको मेनली ओशन के बीचों बीच देखने को मिल रही है। अटलांटिक ओशन का हो गया, ये आपका पैसिफिक ओशन का हो गया, यहाँ पे इंडियन ओशन का हो गया। तो ये बेसिकली आपको ओशन में ज्यादा देखने को मिल रही है, लेकिन कुछ जगह कॉन्टिनेंट्स के बीच में भी है। यहाँ पे भी डाइवर्जेंट बाउंड्रीज है। हमारा अफ्रीकन रिफ्ट वैली है यहाँ पे, इधर मंगोलिया में भी ये डाइवर्जेंट प्लेट्स देखने को मिलते हैं। तो इनको समझने के लिए देखते हैं कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंट बाउंड्री। और कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंट बाउंड्री में क्या होता है, यहाँ पे फिर से आपको एक कॉन्टिनेंटल लैंड मास देखने को मिलेगा, जहां पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये सॉलिड अपर मेंटल है, यहाँ पे फिर से एस्टोस्फीयर है जिसके अंदर ये मैग्मा का कन्वेक्शन करंट फॉर्म हो रहा है। और जैसा ओशन ओशन डाइवर्जेंट बाउंड्री में था, वैसे ही यहाँ पे ये लिथोस्फीयर पे आता है, दो स्ट्रीम में डिवाइड हो जाता है, दोनों अलग अलग साइड में जाते हैं। इसके कारण एक रिफ्टिंग फोर्स लगता है। यहाँ पे देख सकते हैं एक फोर्स इधर जा रहा है, एक फोर्स इधर जा रहा है, दोनों साइड रिफ्टिंग फोर्स लग रहा है। तो जब ये मिलियंस ऑफ ईयर्स, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक ये चलता रहता है, तो इसके कारण दोनों लिथोस्फीयर अलग डायरेक्शन में मूव होने लगते हैं, और हमें क्या देखने को मिलता है, रिफ्ट वैली। यहाँ पे आपको एक रिफ्ट वैली देखने को मिलेगा। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये प्लेट को इधर मूव कर रहा है, ये प्लेट को इधर मूव कर रहा है। प्लेट जो हो रहा है उसके अंदर एक टीयर हो रहा है, एक रिफ्ट वैली बन रही है। अगर हम ग्लोबली देखें तो अफ्रीकन रिफ्ट वैली इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। अफ्रीकन रिफ्ट वैली में ये जो प्लेट है वो इस साइड मूव हो रहा है और इस साइड का प्लेट इधर मूव हो रहा है, बीच में ये रिफ्ट वैली बन रही है। तो यहां पे जरूर नीचे कन्वेक्शन करंट्स होंगे, जहां पे एक साइड कन्वेक्शन करंट इस साइड मूव हो रहा होगा और एक साइड कन्वेक्शन करंट यूं मूव होगा, इसलिए यहाँ पे दोनों के बीच में आपको ऐसे डिवीजन देखने को मिल रहा है। ये वाला प्लेट इससे अलग हो रहा है। तो आज से करीब 50 या 100 मिलियन ईयर्स बाद यहाँ पे आपको पूरा समुद्र देखने को मिलेगा और ये प्लेट इससे अलग हो चुका होगा। अगर हम रिफ्ट वैली देखें क्लोजअप में, तो ये आइसलैंड की रिफ्ट वैली है, जहां पे यूरेशियन प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लॉक माउंटेन जैसा फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। ये आपको ब्लॉक माउंटेन है, जैसे हमारे मिशन घाट्स जैसा। ये रिफ्ट वैली है बीच में, और इधर दोनों साइड ये ब्लॉक माउंटेन्स है। अब जब ये रिफ्टिंग का प्रोसेस
कंटिन्यू रहता है, ये कन्वेक्शन सेल कंटिन्यू रहेगा, तो क्या होगा कि इवेंचुअली ये रिफ्ट वैली एक्सटेंड होते होते नीचे तक आएगी और आपका मैग्मा सरफेस तक पहुंच जाएगा। जब मैग्मा सरफेस तक पहुंचेगा तो फिर से यहाँ पे मिड ओशनिक रिज बनेगा, मैग्मा सरफेस पे आएगा, मैग्मा ओशनिक क्रस्ट बनाएगा। तो ये जो नया आपको क्रस्ट देखने को मिल रहा है ये ओशनिक क्रस्ट है। ये क्या है? ओशनिक क्रस्ट। ये हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट था। तो आप देख सकते हैं क्योंकि ये मैग्मा बसाल्टिक है या फिर बेसिक है, ये जब ऊपर आता है यहां पे आपको ओशनिक फ्लोर का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ओशन भी आ गया है, चारों तरफ से जो ओशन का पानी था वो इस रिफ्ट वैली में आ गया है, तो यहाँ पे ओशन का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। ये क्या है? ये न्यू ओशन फॉर्म हो गया, एक छोटा सा नया ओशन बन गया। अगर हम देखें इस रीजन को, जो कि रेड सी है, सऊदी अरेबिया या फिर अरेबियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट के बीच में, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन दोनों प्लेट्स में थोड़े से डिफरेंस है मूवमेंट का, इसीलिए आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ये रिफ्ट वैली जो थी वो ज्यादा एक्सटेंड हो गई है। ये रिफ्ट वैली अफ्रीकन रिफ्ट वैली का ही एक्सटेंशन है। ये अफ्रीकन रिफ्ट वैली बेसिकली एशिया तक जाती है। तो ये रेड सी बेसिकली वो रीजन है जहां पे ये रिफ्ट नीचे तक पहुंच चुका है और यहाँ पे नया ओशनिक क्रस्ट फॉर्म हो रहा है। तो ये जो आपको देखने को मिल रहा है न्यू ओशन, नया ओशन बन रहा है यहाँ पे। अब जब ये प्रोसेस और मिलियंस ऑफ ईयर्स तक चलेगी तो ये आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक बड़ा सा ऐसे ओशन बन चुका होगा। और इसका एग्जांपल हमें बेसिकली हमारे अटलांटिक ओशन में देखने को मिलता है। तो अटलांटिक ओशन में आप देख सकते हैं ये आज का ये अटलांटिक ओशन है, ये मिड ओशनिक रीजन है। लेकिन अगर हम टाइम में पीछे जाएं करीब 200 मिलियन ईयर्स के आसपास, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब ये एक छोटा सा अटलांटिक ओशन जो था अब ये छोटा सा एक ओशन है, ये नया ओशन है। और अगर हम एकदम पीछे जाएं तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा पैंजिया था और यहाँ पे नया नया मिड ओशनिक रिज बना था, डाइवर्जेंट प्लेट्स बने थे, डाइवर्जेंट, यहाँ पे दोनों अलग अलग डायरेक्शन में मूव होने लगे। तो आपको यहाँ पे एक मिड ओशनिक रिज दिखा जिससे दोनों अलग हो गए, नया ओशन फॉर्म हुआ और ये ओशन बढ़ते 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 आज का अटलांटिक ओशन बन गया। इसलिए हमारा अटलांटिक ओशन जो है वो आज से करीब 220 मिलियन ईयर्स पहले आज के रेड सी के जैसा था और फिर बढ़ते बढ़ते ये अटलांटिक ओशन में कन्वर्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं कि उतने छोटे से ये फिर कन्वर्ट होकर इतना बड़ा ओशन बन गया है और ये हमारा मिड ओशनिक रीजन है। ये हमारा जो हमने देखा था लास्ट स्लाइड में कि यहाँ पे नया ओशन बनना स्टार्ट होता है, लेकिन जब ये रिफ्टिंग कंटिन्यू रहेगी मिलियन ऑफ ईयर्स तक तो आपको देखने को मिलेगा कि ओशन एक्सपांड होता जाएगा और इवेंचुअली ये भी अटलांटिक ओशन की तरह एक नया ओशन हमें का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा, एक नया महासागर बनेगा। अब अगर हम देखें वर्ल्ड मैप तो हमने क्या देखा था कि ये एक रीजन है जहां पे अफ्रीकन रिफ्ट वैली है और ये अफ्रीकन रिफ्ट वैली बेसिकली यहां से चालू होती है, पूरे ईस्ट अफ्रीका में जाती है, फिर रेड सी से होते हुए ये हमारे एशिया में भी जाती है, इजराइल और सीरिया रीजन तक। ये ग्रेट बेसिन रीजन है, इस रीजन को क्या कहते हैं? ग्रेट बेसिन। ये अमेरिका का रीजन है और यहां पे भी हमें डाइवर्जेंट प्लेट का फॉर्मेशन दिख रहा है, यहां पे भी रिफ्टिंग की शुरुआत हो रही है। ये एडवांस स्टेज में है, ये अब एकदम इनिशियल स्टेज में है। तो आप मान सकते हो कि ये फर्स्ट स्टेज कह सकते हो, ये आपका सेकंड स्टेज हो गया, यहाँ पे आपका थर्ड स्टेज हो गया मार्जिनल सी, और फिर आपका फोर्थ स्टेज हो गया। तो ये 4 स्टेज में आप देख सकते हो ये कैसे डिवाइड हो रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो अभी प्लेट है वो एक्सपांड हो रहा है, उसके कारण क्रस्टल थिनिंग हो रही है, क्रस्ट थिन हो रहा है। अब एक और तरह का डाइवर्जेंट बाउंड्री है जो कि कॉन्टिनेंट ओशन डाइवर्जेंट बाउंड्री है। अब ये अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको कॉन्टिनेंटल लैंडमास देखने को मिल रहा है, यहाँ ओशनिक लैंडमास देखने को मिल रहा है। और जैसा हमने पहले देखा था एस्थेनोस्फीयर में फिर से कन्वेक्शन करंट है, कन्वेक्शन करंट लिथोस्फीयर पे आने के बाद 2 पार्ट में डिवाइड हो गया क्योंकि डेंसिटी का डिफरेंस था। ऊपर के लैंडमास पे एक रिफ्टिंग फोर्स लग रहा है, यहाँ पे भी ये दोनों हो सकता है कि एक ही प्लेट हो, ये पूरा एक प्लेट हो, लेकिन इस रिफ्टिंग के कारण क्या होगा कि ये भी 2 प्लेट में डिवाइड हो जाएंगे। हमारा पिछला भी जो ओशन प्लेट था वो भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, 2 प्लेट बन गए, यहाँ पे भी 2 प्लेट बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही इस रिफ्टिंग के कारण ये मैग्मा सरफेस पे आएगा, आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे फिर से ओशन आ गया, ओशन एक क्रस्ट आ गया। तो ये जो बाउंड्री थी जो कि स्टार्ट हुई थी कॉन्टिनेंट ओशन डाइवर्जेंट बाउंड्री, वो किस में कन्वर्ट हो गई? वो कन्वर्ट हो गई ओशन ओशन डाइवर्जेंट बाउंड्री में। इसीलिए ये बाउंड्रीज बहुत जल्दी डिसअपियर हो जाती हैं, क्योंकि जैसे ही आपकी जो रिफ्ट वैली जो है वो
ऊपर तक आएगी, मतलब आपका जो ये रिफ्टिंग ऊपर तक आएगा और मैग्मा यहाँ पे सरफेस पे आएगा, आपको नया ओशन क्रस्ट देखने को मिलेगा। ये नया ओशन क्रस्ट फॉर्म होगा और ये बाउंड्री क्या बन जाएगी, ओशन ओशन डाइवर्जेंट बाउंड्री। तो हम देख सकते हैं कि अगर हम कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंट बाउंड्री से स्टार्ट करें या ओशन कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंट बाउंड्री से स्टार्ट करें, दोनों ही इवेंचुअली ओशन ओशन डाइवर्जेंट बाउंड्री में कन्वर्ट हो जाता है। सॉरी, ये ओशन है तो ओशन ओशन डाइवर्जेंट बाउंड्री में कन्वर्ट हो जाएगा। चाहे कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंट बाउंड्री हो या ओशन कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंट बाउंड्री हो, इवेंचुअली बनना उसे ओशन ओशन डाइवर्जेंट बाउंड्री है, वहां पे एक नया ओशन बनता है और फिर ये जब चलता रहेगा तो आपको एक बड़ा सा ओशन देखने को मिलेगा। तो यहां पे आप पूरा प्रोसेस देख सकते हैं कि ये डाइवर्जेंट बाउंड्री पे क्या होता है। पहला स्टेप जो है, वहां पे ये दोनों प्लेट्स अलग डायरेक्शन में मूव होंगे, प्लेट्स के अंदर आपको ऐसे फॉल्टिंग देखने को मिलेगा, दरार पड़ेंगे और यहाँ पे क्रिस्टल थिनिंग होगी, क्रस्ट थिन होते जाएगा। ये स्टेज बेसिकली हमारा ग्रेट बेसिन है। ग्रेट बेसिन जो यूएस का है वो इस स्टेज में है। देन आती है ये रिफ्टिंग, जब ये रिफ्ट वैली बनने लगती है, ये हमारा अफ्रीकन रिफ्ट वैली की तरह है। फिर एक नया ओशन, एक छोटा ओशन बनता है जैसे हमारा रेड सी, और फिर आता है आपका पूरा ओशन, नया ओशन जहां जैसे हमारा अटलांटिक ओशन। तो ये 4 स्टेज है। अब जो हमारा ये मिड ओशनिक रीज है, यहाँ पे हमें पता है कि मैग्मा सरफेस पे आता है। मैग्मा कैसा होता है, ये बसाल्टिक मैग्मा होता है, बहुत ही फ्लूइड होता है, बहुत ही आराम से आता है, फिसर के थ्रू धीरे धीरे निकलता है, यहाँ पे ब्लास्ट नहीं होते हैं। और जो ये कॉन्टिनेंट के अंदर का जो डाइवर्जेंट बाउंड्री, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि क्रैक्स बन जाते हैं, फॉल्टिंग हो जाती है प्लेट में, तो इस फॉल्ट से भी मैग्मा सरफेस तक पहुंचता है, इसीलिए यहाँ पे भी आपको वॉल्केनोस देखने को मिलते हैं। ये हमारा मिड ओशनिक रीज है, यहाँ पे मैग्मा ऊपर आता है लेकिन ब्लास्ट नहीं होता है, फिसर होता है। फिसर मतलब एक रिफ्ट होता है पूरे फ्लोर के अंदर, जिससे कि मैग्मा धीरे धीरे आता है। नॉर्मली मैग्मा कैसे आता है ऊपर, एक कोन से, एक ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जो हम देखते हैं हमारे लैंड मास पे, उससे आता है। लेकिन यहाँ पे पूरा एक लंबा सा स्लिट होगा, एक लंबा सा क्रैक होगा, जिससे वॉल्केनो ऊपर आएगा। तो अगर हम वॉल्केनिज्म और डाइवर्जेंट बाउंड्री को कंपेयर करें तो ये येलो कलर से हमारी डाइवर्जेंट बाउंड्री दिखाई गई है और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वॉल्केनिज्म। लेकिन क्योंकि ये मोस्ट ऑफ रीजन ओशंस के अंडर में आता है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा वॉल्केनिज्म रिकॉर्ड नहीं होता है। बट यहाँ पे आइसलैंड है, ये देख सकते हैं आइसलैंड है। आइसलैंड हमारा कहाँ है, ये हमारे मिड ओशनिक रिज पे है, अटलांटिक मिड ओशनिक रिज पे, इसलिए यहाँ पे वॉल्केनिज्म देखने को मिलता है। फिर ये भी आइलैंड है। फिर इसके बाद आप देखें तो सारे ओशंस में ये है, लेकिन मेनली क्योंकि ये पानी के अंदर है, ये समुद्र के नीचे होता है, इसलिए यहाँ पे वॉल्केनिज्म रिकॉर्ड नहीं होता है, इसलिए आपको इस ग्राफ में नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन कॉन्टिनेंट के ऊपर जो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज है, यहाँ पे आपको वॉल्केनिज्म देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे क्रैक्स के थ्रू जो वॉल्केनो है वो सरफेस तक, जो मैग्मा है सरफेस तक रीच होता है और वॉल्केनिज्म की एक्टिविटी होती है। अब अगर हम अर्थक्वेक की बात करें तो हमने देखा था कि यहाँ पे लिथोस्फीयर की डेप्थ कम होती है और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे लिथोस्फीयर की डेप्थ बढ़ते जाएगी। क्योंकि यहाँ पे लिथोस्फीयर की डेप्थ कम होती है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ सैलो अर्थक्वेक्स होते हैं। सैलो अर्थक्वेक्स मतलब वो अर्थक्वेक्स जो 70 किलोमीटर की गहराई से कम पे हो। तो क्योंकि यहाँ पर लिथोस्फीयर की डेप्थ ही नहीं होती ज्यादा, इसीलिए भूकंप भी बहुत कम गहराई तक पे आते हैं। क्योंकि एस्टेनोस्फीयर के अंदर भूकंप नहीं आ सकता, क्योंकि एस्टेनोस्फीयर प्लास्टिक स्टेट में है, यहाँ पे वो शियर फोर्स ही नहीं होगा, इसीलिए लिथोस्फीयर में आएगा। लिथोस्फीयर यहाँ पे 70 किलोमीटर से भी कम गहराई है। यहाँ पे अगर आप देखें कन्वर्जेंट बाउंड्री है, ये कन्वर्जेंट बाउंड्री है, यहाँ पे आपका लिथोस्फीयर काफी डेप्थ तक एक्सटेंड होता है। यहाँ पे आपको 600 to 700 किलोमीटर डीप अर्थक्वेक्स भी देखने को मिलते हैं। ये हमारे फिर से हमारे बाउंड्रीज हैं, येलो कलर से हमारे डाइवर्जेंट बाउंड्रीज हैं। और अगर हम देखें इन डाइवर्जेंट बाउंड्रीज पे हमको सैलो अर्थक्वेक्स देखने को मिल रहा है, जो कि इस ग्रीन कलर से है। अगर आप कन्वर्जेंट बाउंड्रीज पे देखें तो यहाँ पे आपको वो येलो कलर और ये रेड कलर दिख रहा है। येलो कलर इंटरमीडिएट बाउंड्री है, जो 70 से 300 किलोमीटर की गहराई तक होता है, और रेड जो होता है 300 से भी ज्यादा किलोमीटर की गहराई वाले भूकंप होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो भूकंप है ये कन्वर्जेंट बाउंड्री पे आता है, लेकिन जहां जहां पे डाइवर्जेंट बाउंड्री है वहां पे सैलो अर्थक्वेक्स आ रहे हैं। यहाँ पे भी सैलो अर्थक्वेक्स हैं, यहाँ पे भी सैलो अर्थक्वेक्स हैं।
तो ये हमारी समरी है जो हमने अभी तक पढ़ा डाइवर्जेंट बाउंड्री के बारे में। यहाँ पे कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंट बाउंड्री पे हमें ब्लॉक माउंटेन्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जब वो खींचता है हमारा लिथोस्फीयर तो उसमें क्रैक्स हो जाते हैं, तो कुछ रीजन नीचे जाता है, कुछ रीजन ऊपर जाता है, तो इसलिए वहां पे आपको ब्लॉक माउंटेन्स देखने को मिलेंगे और रिफ्ट वैली देखने को मिलेगी। वॉल्केनिज्म क्यों होता है? क्योंकि क्रैक्स जो बन जाते हैं तो उससे वॉल्केनो ऊपर आता है। अर्थक्वेक सेल होता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिथोस्फीयर की डेप्थ ही कम होती है, इसलिए अर्थक्वेक भी सेल होता है। सेल अर्थक्वेक मतलब 70 किलोमीटर से कम गहराई पे होने वाले अर्थक्वेक्स। उसके बाद ओशन ओशन डाइवर्जेंट बाउंड्री पे क्या होता है? हमें मिड ओशनिक रिजेस देखने को मिलते हैं। मिड ओशनिक रिज हमने देखा था कि यहाँ पे मैग्मा ऊपर आता है और फिर यहाँ पे सॉलिडिफाई होता है, दोनों साइड कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। यहां से मैग्मा सरफेस पे आएगा और यहाँ पे माउंटेन्स बनते हैं, तो ये रिच की तरह होते हैं, पतले होते हैं, इसलिए रिच कहा जाता है। मिड ओशनिक रिज, यहाँ पे वॉल्केनिज्म होता है, मैग्मा यहाँ वैली से बाहर आता है और यहाँ पे भी शैलो अर्थक्वेक्स होते हैं क्योंकि यहाँ पे भी डेप्थ कम होती है लिथोस्फीयर की। तो इसी के साथ हम हमारा डाइवर्जेंट वीडियो का जो डाइवर्जेंट बाउंड्री का जो वीडियो उसको कंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।